आज हम लोग इकोनॉमिक्स के दूसरे नंबर चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेट होकर के देखते हैं, तो फिर दूसरे नंबर चैप्टर से संबंधित आपके परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले 3 वीडियो में ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कुल 55 क्वेश्चन रहेगा जिसका जवाब नीचे आपको कमेंट में बताना है। हम जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। हम आपको बताए थे कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह जो देश होता है वह विकसित देश कहलाता है, यानी पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय आय अधिक है तो अमेरिका एक विकसित देश है। उसी प्रकार से भारत की यदि बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आय अभी कम है यानी कि मीडियम है, तो वह विकासशील देश है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के आधार पर विकसित और अविकसित के भागों में बांटा जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि कहां पर विकसित अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। जो भूमि का पारिश्रमिक होता है उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा लगान, यानी तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस यहाँ पर दिखा दीजिए, ताकि अंत में हम यह जान सके कि कौन से स्टूडेंट कितना सही जवाब दे पाए हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या कितनी है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या कितनी है। तो 29.8% है, यानी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है। बिहार में जो कुल घरेलू उत्पाद है वह कितना प्रतिशत है। तो पांचवा का सही जवाब होगा 11.03%। तो जो भी स्टूडेंट पांचवा का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर जो 4 राज्य का नाम लिखा गया है इसमें से कौन सा ऐसा एक राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है और उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंची विकास दर से आप क्या समझते हैं। तो ऊंची विकास दर का तात्पर्य यही होता है, यानी कि जहां का विकास दर ज्यादा है वहां तेजी से समृद्धि होगा और गरीबी दूर होगा, यानी सातवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हमारा ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में न्यूनतम है कि औसत से अधिक है कि अधिकतम है कि इनमें से कोई नहीं। आठवां का कौन सा जवाब सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वह पूरे देश भर में न्यूनतम है, यानी आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो हम आपको बताए थे कि बिहार के पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यहाँ पर पटना है और ज़्यादा पूछ रहा है तो पटना ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे कम शिवहर का प्रति व्यक्ति आय है, इसलिए 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब हम आपको बताए थे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, जो कि राष्ट्रीय आय का पता लगाती है, उसके अनुसार बिहार की आय में वृद्धि 11.03% हुई है, यानी 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पर भारत में पूछ रहा है, तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है पूरे भारत भर में, इसलिए 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था। यानी कि सन 2009-2010 ईस्वी के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा 16,119 रुपया, इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 68,757 रुपया। तो जो भी स्टूडेंट 14 का डी नंबर ऑप्शन सही बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो 14 का डी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी। यहाँ पर 2008-2009 ईस्वी के अनुसार पूछा जा रहा है। तो 15 का सही जवाब कौन सा होगा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 25,494 रुपया, यानी कि 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है। यानी कि पूरे भारत भर में कौन सा ऐसा राज्य है जहां का जो आय है वह सबसे कम है। तो 16 का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आय के मामले में सबसे कम बिहार ही है, इसलिए 16 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। किस चीज का सर्वाधिक योगदान होता है, औद्योगिक क्षेत्र का, कि कृषि क्षेत्र का, कि सेवा क्षेत्र का, कि इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। बिहार की आय में सबसे ज्यादा योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। यदि दूसरे नंबर की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र भी हो सकता है, क्योंकि कृषि यहाँ का सर्वप्रमुख चीज है, क्योंकि यहाँ जानते हैं आप सभी लोग कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए 17 का बी नंबर ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सी नंबर ऑप्शन लगाइएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्डधारी, यानी कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 41.4% लोग, यानी कि बिहार में 41.4% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 86% जनसंख्या, यानी 19 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार है एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहती है। तो कितनी जनसंख्या, तो 86% जनसंख्या, यानी कि अगर 100 आदमी है यहाँ तो 100 आदमी में से 86 आदमी ऐसा है जो कि कृषि पर निर्भर है, इसलिए 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? यानी कि यह जो कथन लिखा गया है कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा रैगनर नर्क्स का। ध्यान रखिएगा, रैगनर नर्क्स होता है, नर्स नहीं होता है, नर्क्स होता है, यहां पर मिस्टेक हुआ है। चलिए 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2012-13 के अनुसार ऊपर में भी यह क्वेश्चन आया था और इसका जवाब हम आपको बता चुके हैं कि 68,757 रुपया, इसलिए 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा रैगनर नर्क्स ने, यानी 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सीधा सीधा जवाब आप लोग दे सकते हैं बिहार, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वह वित्तीय वर्ष होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है और पुनः फिर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। इसलिए 24 का जो स्टूडेंट सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25वां कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय का सृजन विनिमय द्वारा होता है कि उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है कि वितरण द्वारा होता है कि उपभोग द्वारा होता है? बताइए 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वह उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। हम आपको बताए थे कि हमारे देश में जितने सारे भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उससे प्राप्त कुल आय के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसलिए 25 का सही जवाब उत्पादक क्रियाओं द्वारा हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? 26 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा? राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से भी संबंधित है, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से भी संबंधित है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से भी संबंधित है। इसलिए 26 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा कि राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसके अनुमानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा 2 भागों में। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है, यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से देख करके आपको बताना है कि चारों में कौन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। तो 28 का ए नंबर ऑप्शन है घरेलू उद्योगों से आय। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आय घरेलू उद्योग से होते हैं उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फिर विदेशों से जितने सारे भी आय की प्राप्ति होती है उसे भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन यहां पर सही जवाब होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है कि कमी होती है कि स्थिरता होती है कि संतुलन होती है? बताइए 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से आप लोग बताइए। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा उत्पादक के साधनों की आय। तो 30वां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? यानी कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कब प्रारंभ की गई? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा 1951-1952 ईस्वी में, इसलिए 31 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। यह जितने सारे भी क्वेश्चन हैं सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। तो यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं तो फिर सारे प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा आसान लग रहे होंगे और आप लोग एक एक
प्रश्न का जवाब भी बहुत ही अच्छे तरीके से और सरलता से बता रहे होंगे। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, कि विनिमय द्वारा, कि वितरण द्वारा, कि उत्पादक क्रियाओं द्वारा। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा उत्पादक क्रियाओं द्वारा। राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वह उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। तो 32 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? 33 नंबर क्वेश्चन, यह वाला भी प्रश्न जो है वह VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसके बारे में हम आपको बताए थे कि भारत के एक चर्चित उद्योगपति थे दादा भाई नौरोजी, तो यही थे जो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1949 ईस्वी में हुआ। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, हम आपको बता चुके हैं, इसलिए 35 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। CSO हम आपको बताए थे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब की गई? तो 36 का सही जवाब होगा 1951 ईस्वी में, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? यानी कि जो आर्थिक मंदी आई थी वह कितने ईस्वी में आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 से 1933, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान लगाया था? तो इसका जवाब भी हम आपको बता चुके हैं कि जो सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, वह कितना था? 20 रुपया था। यानी कि दादा भाई नौरोजी यह बोले कि अभी भारत में जो, यानी अभी कहने का मतलब कि 1868 ईस्वी की बात हो रही है, तो दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना लगाए थे? तो 20 रुपया लगाए थे, इसलिए 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका जवाब होगा 1866 ईस्वी में। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? यहाँ पर 2013-14 के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे इस चीज को कि 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी, तो बहुत सारे मैगजीन ऐसे हैं जो कि अलग अलग आंकड़ा बताते हैं। जैसे अमर उजाला का आंकड़ा देखेंगे तो कुछ अलग बताएगा, नव भारत टाइम्स का देखेंगे तो कुछ अलग बताएगा। यानी कुल मिलाकर के एवरेज यदि हम लोग बात करें तो 80,000 रुपया इसका हम लोग सही जवाब मार सकते हैं। ऐसे अगर कहीं पर देखेंगे तो 61,000 भी है, कहीं पे देखेंगे तो 54,000 भी है, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से किताबों में आपको पढ़ना है 80,388 रुपए। तो 40 का सी नंबर ऑप्शन ही आप लोग लगाइएगा। अगर 80,000 ऑप्शन में न रहे तो फिर आप लोग 60,000 पर जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ऑप्शन अलग अलग भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन यहाँ पर हम दिए हैं यही ऑप्शन रहेगा, अलग ऑप्शन भी रह सकता है। तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? यानी कि यह जो पुस्तक है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो 41 का सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 41 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी पुस्तक में प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ही दादा भाई नौरोजी ने यह बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया है, सन 1868 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इसी पुस्तक में बताया गया था। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर केन्स ने। ध्यान रखिएगा एक अर्थशास्त्री थे, इसलिए 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, तो 44 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश को पता लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की किस चीज का पता लगाया जा सकता है, तो प्रति व्यक्ति आय से उस देश की आर्थिक संपन्नता का पता लगाया जा सकता है, यानी 45 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है, ध्यान रखिएगा, $46,040, यानी कि $46,040, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में तो रुपया चलता नहीं है, डॉलर चलता है, तो $46,040। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल का जवाब हम आपसे पूछते हैं, यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि अमेरिका का $1 अभी के समय में हम ले आते हैं तो भारत में कितना रुपया होगा, बताइए। $1 बराबर कितना रुपया, यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब होता है औसत आय, तो 47 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो 48 का सही जवाब क्या होगा, यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से इसका जवाब बताइए। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। यदि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो रहन सहन अच्छा होगा, यदि प्रति व्यक्ति आय कम है तो रहन सहन खराब होगा। यानी कि रहन सहन के स्तर को प्रभावित कौन करता है, तो प्रति व्यक्ति आय करता है। 48 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछ रहा है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस चीज पर निर्भर करता है। तो 49 का सही जवाब होगा सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। किसी भी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर उसके सकल घरेलू उत्पाद पर ही निर्भर करता है, तो 49 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, कि आय गणना विधि से, कि व्यावसायिक गणना विधि से, कि उपभोक्त सभी के द्वारा। बताइए 50 का सही जवाब कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय जो जाना जाता है वह उत्पादन गणना विधि से भी जाना जाता है, आय गणना विधि से भी जाना जाता है और व्यावसायिक गणना विधि से भी जाना जाता है। इसलिए 50 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है कि वैज्ञानिक है कि व्यावहारिक है कि उपयुक्त तीनों है। तो ध्यान रखिएगा कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यावहारिक भी है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, यानी कि कुल कितने विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि 5 विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, इसलिए 52 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या है। समावेशी आर्थिक विकास क्या है। तो समावेशी आर्थिक विकास एक संतुलित विकास भी है, समाज के गरीब वर्ग का विकास भी है और समाज के पिछड़े वर्ग का विकास भी है, इसलिए 53 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा होने को समावेशी विकास बोलते हैं। समावेशी विकास यानी कि समाज के हर स्तर का विकास, हर वर्ग के लोगों का विकास, इसलिए 54 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के
किस विकास में वृद्धि होगी, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा आर्थिक विकास। इसलिए 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो कुल मिलाकर के 55 क्वेश्चन हम आपको बताए। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 55 में कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता पाए हैं। और हम यह उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो देखे होंगे तो कम से कम 50 प्लस का सही जवाब आप लोग जरूर बताए होंगे, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50 प्लस का सही जवाब जरूर बताए होंगे। तो चलिए, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।